नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। खबरें जारी हैं, डिटेल में हम आपको सारी खबरों के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए किस तरह का ट्रेड होगा, आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, तो सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात होगी चीनी की, और चीनी को लेकर ताजा खबर आई है कि चीनी का उत्पादन 2022-23 में घट सकता है। इस्मा ने आज ताजा अनुमान जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि इस बार जो उत्पादन है चीनी का 2022-23 में ये 365 करोड़ टन से घटकर 340 टन के स्तर पर आ सकता है। उत्पादन करीब 5% गिरने का अनुमान लगाया गया है। पिछले साल 3.58 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था, तो अनुमान के मुकाबले भी कम, लास्ट ईयर के मुकाबले भी कम। महाराष्ट्र में उत्पादन पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र में 16 लाख टन उत्पादन घटने की आशंका है और ये घटकर 1,21,00,000 टन के स्तर पर आ सकता है। ये ताजा आंकड़े हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं आदित्य झुंझुनवाला, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के, इस्मा के। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ये जो सर आप लोगों ने आज लेटेस्ट एस्टिमेट जारी किया है प्रोडक्शन का, क्या ये एक्सपेक्टेड लाइन पर है या आपको भी अनुमान नहीं था कि इतना कम हो जाएगा उत्पादन? नहीं, हमने, अगर आप देखिए, हमने जो पहले अनुमान किया था और उसमें जो फर्क आया है, महाराष्ट्र की केवल नंबर्स में कुछ फर्क आया है। महाराष्ट्र में जो पहले हमको अनुमान था, वहाँ पे उसके हिसाब से जो हमने ईल्ड का कैलकुलेशन किया था, उसमें क्लाइमेट कंडीशन की वजह से थोड़ा सा ईल्ड वहाँ पे कम हुई है, इसलिए थोड़ा सा प्रोडक्शन महाराष्ट्र का कम हुआ है। उसको देखते हुए हमने अपना अनुमान जो पहले का था उसको हमने रिविजन किया है आज। जो हमने पहले कहा था कि हमको लगता है 410 लाख टन चीनी बनेगी, उसको हमने रिवाइज करके अब 385 लाख टन चीनी पे आज हमने अपने को आंकड़ा पेश किया है। कितना पेश किया है? 385 लाख टन ओवरऑल सप्लाई कह रहे हैं 22-23 में आप? हाँ, उसमें क्या, उसमें दो चीजें कि हमारा एथनॉल के लिए डाइवर्जन होगा। हाँ, अगर आप देखें पिछले साल जो एथनॉल के लिए डाइवर्जन हुआ था वो 32 लाख टन चीनी का डाइवर्जन एथनॉल में हुआ था, वो इस बार हमने बढ़ के अनुमान है कि 45 लाख टन होगा। एथनॉल के डाइवर्जन के बाद जो है हमारे लिए चीनी बचेगी 340 लाख टन, राइट? 340 टन चीनी हमारे पास बचेगी डाइवर्जन के बाद। ओके, अब मेरा दूसरा सवाल, महाराष्ट्र में आपने कहा कि हालात बदले हैं, वहां पर ज्यादा उत्पादन घटने की आशंका है, 16 लाख टन के आसपास उत्पादन कम होगा। महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो गया सर, उत्पादन कम क्यों ज्यादा? महाराष्ट्र में दो चीजें हुई हैं। महाराष्ट्र जी, थोड़ी, आप सुन पा रहे हैं सर? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया, हम दोबारा उनसे जुड़ रहे हैं। लेकिन जरा आप आंकड़ों को समझिए कि महाराष्ट्र में क्यों उत्पादन कम हुआ। तो महाराष्ट्र में हुआ ये था कि एक तो जो बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई इस बार महाराष्ट्र में, उससे इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पर क्वालिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ा, फसल थोड़ा डैमेज हुआ, तो लिहाजा उस वजह से यहाँ पर उत्पादन घटने की बात हो रही है। यहाँ पर क्रशिंग भी वक्त से पहले खत्म होने वाली है, क्योंकि जो फैक्ट्रियों की कैपेसिटी है वो बढ़ी है, तो उस वजह से क्रशिंग जल्दी हो जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर खबर यही है कि महाराष्ट्र में उत्पादन घटने वाला है। आदित्य झुंझुनवाला एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। झुंझुनवाला जी, कंटिन्यू करें सर। महाराष्ट्र में हमें तो एक रीजन समझ में आ रहा है कि बारिश बहुत हुई यहाँ पे, इसके अलावा आप और क्या वजह देख रहे हैं? दूसरा रीजन वहाँ पे लेट रेंस का हुआ। हाँ, कि लेट रेंस हुई, लेट रेंस की वजह से ग्रोथ गन्ने की कम हुई है। अच्छा, जिसकी वजह से एकरेज तो बढ़ा है, लेकिन अल्टीमेटली ईल्ड कम हुई है। ओके, ये दो वजह से वहाँ का प्रोडक्शन हमको अनुमान है कि कुछ कम होगा। ठीक है। अब एक आखिरी सवाल आपसे झुंझुनवाला जी, कि चूंकि अब आप कह रहे हैं कि उत्पादन थोड़ा कम होगा जो अनुमान था पहले से, तो आप लोग एक्सपोर्ट की क्या उम्मीद कर रहे हैं? 60 लाख टन का कोटा तो आपको मिल चुका है, यहाँ से और कितना कोटा मिल सकता है, या आप लोग कितना और एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं? नहीं, आज जो हमारा डिस्कशन हुआ है उसमें हमने यही कहा है कि हमारा 300 लाख टन, जो हम 340 लाख टन चीनी बनाएंगे, उसमें 60 लाख टन हमारा अपना कंजम्पशन एक्सपोर्ट होगा और 275 लाख टन हमारा डोमेस्टिक। मोटा मोटा हमारा जो ग्रोथ है वो 65 लाख टन का रहेगा। इसलिए से हमें कोई एडिशनल एक्सपोर्ट है, लेकिन हम लोग इसको मार्च में फिर रिव्यू करेंगे और प्रोडक्शन की फाइनल नंबर्स आने के बाद जैसी स्थिति बनेगी वैसे
उसको हम लोग सरकार से बात आप लोग 60 लाख टन पर्याप्त है अभी, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब उससे ज्यादा कर नहीं पाएंगे आप, राइट? आज की स्थिति में जो प्रोडक्शन की फिगर लगती है, क्योंकि हमको सारे स्टेक होल्डर को ध्यान में रखना है, हमारे कंज्यूमर्स को, हमारे ठीक बात है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको ध्यान में रखते हुए, जबकि इंटरनेशनल प्राइसेस बेटर है, डोमेस्टिक प्राइस इस समय आप समझे रिकॉर्ड लो पे हैं। सर ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, इस खबर से भी बढ़ रहे हैं कि भारत शायद ज्यादा एक्सपोर्ट ना कर पाए, क्योंकि पहले ये बात हो रही थी कि 60 लाख टन के ऊपर भी 20-30 लाख का कोटा आ जाएगा, लेकिन अब आप खुद ही कह रहे हैं कि अभी नहीं चाहिए एडिशनल कोटा। तो क्या इंडियन मार्केट में भी कुछ दाम बढ़ने की संभावना, आशंका आपको दिख रही है चीनी की? मार्केट में अगर आप देखें तो इस स्थिति के बाद भी इंडियन मार्केट में दाम को घटते जा रहे हैं, लास्ट ईयर के मुकाबले भी दाम कम है, और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो दाम हमारे 35 और 34 रुपए थे, महाराष्ट्र के दाम गिर के इस समय 32 रुपए हो गए हैं। सर अभी महाराष्ट्र में जो चीनी का भाव है वो 32 रुपए है। मैं कह रहा हूँ और बढ़ेंगे तो नहीं, अभी 32 से ऊपर तो नहीं जाएगा भाव? तो हमने सरकार से यही कहा है कि हमको मिनिमम आज के दिन में सरकार 3 साल से एफआरपी जो बढ़ी है, हाँ, उसके करस्पॉन्डिंग चीनी के दाम को स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं सर क्या होता है। बहुत शुक्रिया झुंझुनवाला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चीनी पर डिटेल में बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण खबर है गोल्ड को लेकर। गोल्ड को लेकर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट आई है, जिसमें यह कहा है कि दुनिया में गोल्ड की डिमांड बहुत बढ़ी है और 2022 में 18% गोल्ड की डिमांड बढ़ी है और 10 साल की ऊंचाई पर गोल्ड की डिमांड पहुंच चुकी है। निवेश मांग में भी 10% का उछाल आया है। सेंट्रल बैंकों की जबरदस्त बाइंग है और 2022 में 1136 टन गोल्ड की खरीद की है सेंट्रल बैंकों ने, जो कि 56 सालों में 56 ईयर में सबसे ज्यादा बाइंग है सेंट्रल बैंकों की गोल्ड में। हालांकि भारत में 2022 में गोल्ड की डिमांड कम हुई है 3% और ये घटकर 774 टन के स्तर पर आ गई है। हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी हैं, प्रेसिडेंट है इब्जा के। कोठारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, दुनिया में डिमांड बढ़ी है, भारत में घट गई है, ऐसा क्यों सर? देखिए, यहाँ पे दो चीज इफेक्ट करती है। एक तो यहाँ पे जो है प्राइस अपना देखा होगा, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है 13% और प्राइस काफी मोमेंट ज्यादा रहा था और एक सर्टेन प्राइस के ऊपर चला गया था। और सेकंड चीज है कि इंटरेस्ट रेट जब धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है तब थोड़ी खरीदारी कम हो जाती है और प्राइस भी आपने देखा होगा वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। और नो डाउट है सेंट्रल बैंक ने इस साल बहुत ज्यादा बाइंग की है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जब भी प्राइस आप देखोगे मूव जब डाउनफॉल होता है तो सेंट्रल बैंक उसकी खुद की बाइंग चालू कर देते हैं। इंडिया में रीजन यही है कि इंटरेस्ट रेट एक तो धीरे धीरे बढ़ रहा है और ग्लोबली जो सीनेरियो चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट इंडिया के अंदर आया है। लोगों की थोड़ी सेविंग्स भी थोड़ी मुझे लग रहा है अभी कम हो गई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से उनको ऑप्शन अदर मिल जाता है और इतना हाई प्राइस में इन्वेस्ट करने के बाद में रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। नो डाउट है कि गोल्ड लोगों के पास में है तो ओल्ड ज्वेलरी से न्यू ज्वेलरी एक्सचेंज कर लेते हैं। मैरिजेज इस साल सबसे ज्यादा मैरिजेज हुई है, अगर आप देखोगे ओवरऑल तो मैरिजेज भी काफी ज्यादा इस साल हुई है। कंपेयर टू देखोगे कि इंटरनेशनल मार्केट वर्सेस डोमेस्टिक मार्केट में जो गैप है जो 18% का, उसकी वजह से भी इंपोर्ट फिगर पे इफेक्ट आया है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे रीजन है जिससे इंपोर्ट फिगर कम हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो सर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि कल बजट भी है और बजट से पहले और फेड की मीटिंग भी आज शुरू हो रही है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? मतलब जो फाइनल राउंड में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या कुछ ड्यूटी को लेकर कुछ नया अपडेट आया है क्या आपके पास? कुछ ड्यूटी में होने वाला है कल? देखिए, हमने ड्यूटी के लिए काफी रिक्वेस्ट की है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में अपना घरेलू उद्योग है जो आज हैंड कारीगर से ये करे, उसमें धीरे धीरे बहुत इफेक्ट आते जा रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, आज लास्ट 3 महीने से इंडिया में रिफाइनरी बंद पड़ी हुई है क्योंकि कॉस्ट नहीं बैठ रही है। उसके बाद में सेकंड चीज है कि यहाँ पे जब इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में इतना डिफरेंस रहता है तो लोग 18% का डिफरेंस इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो उस हिसाब से यहाँ पे धीरे धीरे घरेलू मार्केट में भी इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो ये डिफरेंस हमने उनकी मांग की है, प्लस हमने एक्सचेंज में जो कमोडिटी एक्सचेंज है उसमें सीटीटी लगाया हुआ है, उसको हमने मांग की है कि सीटीटी को इसको रिमूव कर दिया जाए और कुछ इंसेंटिव एक्सपोर्ट गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट के लिए कुछ इंसेंटिव दिया जाए। तो इस हिसाब से हमने मांग की है कि ग्रोथ भी बढ़े और बिजनेस भी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये राय आपकी है। एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, चूंकि फेड का डिसीजन भी कल देर रात आएगा, बजट का भी तब तक बजट के बारे में भी हम जान चुके होंगे। ओवरऑल गोल्ड के फंडामेंटल आपको लगते क्या है? अभी प्राइस किधर जाने वाला है?
अभी अभी जैसे फेड का आपने देखा होगा तो अभी ऐसे आ रहा है कि जो एक 25 बेसिस पॉइंट जो हाइक करने वाला है कल, और उसके बाद में मार्च में एक और हाइक आने वाला है, तो उस दूसरे हाइक की वजह से गोल्ड को थोड़ा प्रेशर आ गया है। जो आप गोल्ड में करेक्शन आया है, और करेक्शन की उम्मीद भी थी कि काफी गोल्ड मूवमेंट काफी बढ़ गया था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा गोल्ड एक बार 56,000 MCX के आसपास आ जाएगा, और इसमें इंटरनेशनल मार्केट में $1880, वहां से फिर उसके बाद में फिर उसकी मूवमेंट आएगी। सबसे बेस्ट है कि जो चाइना बाइंग कर रही है गोल्ड की, और बहुत सी जगह पे टर्की है, इजिप्शियन है, वहां पे करेंसी का अनसर्टेनिटी की वजह पे गोल्ड की बाइंग काफी हो रही है। तो इस हिसाब से गोल्ड को एक फिजिकल सपोर्ट भी मिल रहा है। चाइना बाइंग कर रही है, चाइना जो इनका ट्रेजरी में गोल्ड पड़ा था लंदन में, वो लिफ्ट कर रहे हैं, वहां से चाइना लेके जा रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है, तो इस हिसाब से वहां की बाइंग है। बट इंडिया में नो डाउट आज भी $27 डिस्काउंट में माल मिल रहा है, तो इंडिया में अभी भी डिमांड आने में टाइम लगेगा। सर रवि जी, मेरा पहला सवाल आपसे गोल्ड के ऊपर ही होगा सर। आज शाम के लिए इवनिंग, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज, आप देखिए बड़े बड़े इवेंट लाइनअप हैं, और उससे पहले गोल्ड का मार्केट डरा हुआ सहमा हुआ दिख रहा है, और इनफैक्ट अब देखिए गोल्ड में गिरावट बढ़ती हुई दिख रही। 400 रुपए MCX पर देखिए गोल्ड का भाव गिर चुका है, और ग्लोबल मार्केट में भी गोल्ड की कीमतों में गिरावट है। एक तो रुपया आज कमजोर हुआ, उसका फायदा गोल्ड को नहीं मिला, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम बहुत गिर गए, $20 अभी भी नीचे हैं। तो आप बताइए कि क्यों ऐसी घबराहट क्यों है मार्केट में भी, क्यों गोल्ड का भाव नीचे आ गया? जरूर से ये जो घबराहट है उसका रीजन फेड की मीटिंग है। इतना बड़ा इवेंट आज से स्टार्ट हो रहा है, कल उसका आउटकम आएगा, तो इसके पहले थोड़ा नर्वसनेस मार्केट में छाया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी नर्वसनेस है इन फाइनेंशियल मार्केट एज वेल एज इन गोल्ड में भी देखे तो एक इवेंट के पहले की भी शांति मुझे लग रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बुलडन में आना चाहिए, एंड पर्टिकुलर थोड़ा बहुत मार्केट ड्यूटी कट की भी एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा है। तो मुझे लग रहा है सारे रीजन से थोड़ा बहुत नर्वसनेस 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड एंड सिल्वर में देखे जा सकते हैं। बट ध्यान रखें फेड के इवेंट के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिलीफ साइन होगा अगर फेड 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक करके थोड़ा कम एंड डविश दे। तो ये काफी बड़ा इवेंट होने की वजह से मुझे लग रहा है कि गोल्ड में बिकवाली का मौका ढूंढना चाहिए। 56,700 के करीब एक बार बिकवाली करने गोल्ड में। स्टॉप लॉस आप लगाए अराउंड 56,900 का। डाउन साइड मुझे लग रहा है 56,400 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि गोल्ड में यहाँ बिकवाली का मौका है। हालांकि मैंने सिल्वर भी रिकमेंड किया था, बट लास्ट 10 to 15 मिनट्स में उसमें 1% से ज्यादा के ऑलरेडी गिरावट आ चुके हैं। तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि 68,000 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ध्यान में रख के आप बिकवाली कर सकते हैं। 67,000 तक के टारगेट में सिल्वर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये राय आपकी है सोने पर और चांदी पर। पटेल साहब, आप जरा बताइए आज के लिए क्रूड में क्या किया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए आज सारे अगर देखें तो सारे काउंटर्स में बिकवाली देखने को मिली है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत हो रहा है, एफओएमसी मीट है, और हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि जब जब भी फेड की मीटिंग आने वाली है तब तब एटलीस्ट डॉलर में रैली हो सकती है। क्रूड की बात करें तो क्रूड में मुझे लग रहा है कि आज भी जो बिकवाली है वो कंटिन्यू रहेगी। इनफैक्ट फेब्रुआरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अराउंड 6370 के बीच आता है, तो शॉर्ट कर सकते हैं 6280 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6430 का। 6300 का एक अच्छा सपोर्ट है, मुझे लग रहा है कि वो शायद होल्ड कर सकता है, बट आज के दिन ट्रेंड नेगेटिव है, तो कंटिन्यू करें सेलिंग के लिए। ठीक है, ट्रेंड नेगेटिव, आप कह रहे हैं कि कंटिन्यू करें, सेल में रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है फरहान का, पूछिए फरहान। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, पूछिए। और सर बढ़िया सब? ऑल गुड सर, थैंक यू। हाँ, भाविक सर से सवाल है, इनकी थोड़ी एडवाइस बढ़िया जाती है सर, राय अच्छी देते हैं ये। अच्छा। पहले भी इन्होंने 1080 रुपए का टारगेट दिया था मैंने, तब हिट हुआ, और 1080 से इन्होंने ज्यादा नहीं बदलाया था, बोले इतना ही जाएगा, तो उतने गया। आप इनसे पूछ लीजिए कि आप क्या भाव जाएगा। बताइए भाविक जी, आपको बधाई। देखिए आपकी कॉल अच्छी गई कह रहे हैं फरहान जी। अब अगली कॉल क्या है? शुक्रिया जी। देखिए मुझे अभी पहले भी उन्होंने बताया था कि 1100 आएगा, मुझे नहीं लग रहा था, आई थिंक 1075 तक ही लग रहा था, और अभी अगर देखें तो वापस वही रेंज में आ गए कि जहाँ पे पहले वो एटलीस्ट 2022 में सपोर्ट ले रहा था 960 के करीब। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट नीचे ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाता है तो 950 940 के करीब ही जा सकता है, तो वहाँ पे एक बॉटम है, सपोर्ट है, अगर वहाँ पे जाता है तो आप बाय कर सकते हैं। और ऊपर में अभी भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा चीज़ें नहीं देख सकते, मे बी 1040, तो 950 से 1040 का एक रेंज बन चुका है, लग रहा है कि इसी दायरे में ट्रेड करेगा।
ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई मेंथा के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अर्जुन का, राजस्थान से है हमारे साथ। पूछिए अर्जुन। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे पास गंवा पड़ा है हाजिर में, अगले 20 दिन में 6500 तक आ जाएगा क्या? अगले 30 दिन में 6500 तक, 6500 तक? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा भाविक जी बताइए, आज तो अच्छी तेजी आई है ग्वार में और फरवरी का वायदा 6000 के करीब पहुंचा है, तो क्या 6500 तक का टारगेट है आपको ध्यान में, लगता है कि वहां तक जाएगा भाव? जी देखिए, आज के दिन अगर देखें तो सारे एग्रो में तेजी देखने को मिली। थोड़ी ये इन दिन बारिश हुई है तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 6500 नहीं बट 6300 तक हम दिख सकते हैं। तो एटलीस्ट एक महीने का अगर आपका टाइम फ्रेम है तो 6300 के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। तो 6300 का टारगेट फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का? जी 6300 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो सर 20 को एक्सपायर, मतलब 20 तक का आप टारगेट दे रहे हैं, राइट? जी जी। ओके ठीक है, 6300 का टारगेट आपको ग्वार सीड में भाविक जी दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर प्रवीण है हिसार से। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर 56,800 में 2 बोर्ड सेल कर रखे हैं, क्या टारगेट रखूं? 56,800 में? जी। ओके, 56,800 में 2 लॉट गोल्ड आपने बेचा है। बताइए रवि जी क्या करें? मेरे हिसाब से आपने अच्छे लेवल पे शॉर्ट के आप अपनी पोजीशन शॉर्ट के कैरी कर सकते हैं। 57 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन शॉर्ट होल्ड करें। डाउन साइड 56,300 से 56,400 तक के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वहां पे आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर। नेक्स्ट कॉलर कैलाश मोदी हैं सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर चने की फसल इस बार इतनी अच्छी नहीं आएगी, तो चने का क्या भाव रहना चाहिए निकट भविष्य में? अच्छा ओके, बताइए भाविक जी, चने पर क्या आउटलुक है आपका? देखिए चने पे मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही है। इस बार इनफैक्ट अभी जो कि बारिश हुई है तो एक्सपेक्टेड है कि बस 10% का ही क्रॉप डैमेज होगा। चने में ज़्यादा डैमेज नहीं लग रहा है और एमएसपी पे नीचे ही चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्पॉट में देखूँ तो मुझे 51 से 52 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी भी लग रहा है कि प्राइसेस नीचे ही रहेंगे। अंदाज में 4800 से 5100 के बीच में ही ट्रेड करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका और रवि जी आपका जुड़ने के लिए।